हाय एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कि 19 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं उसको हम लोग इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जो कि लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं CAPF-AC के लिए, FCAT के लिए, CDS NDA एयरफोर्स ग्रुप के लिए। जितना भी डिफेंस एग्जाम होता है हर एक डिफेंस एग्जाम के लिए ओरिएंटेड होने वाले हैं। क्योंकि इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे पूछे जाते हैं वैसे ही इस पूरे लेक्चर को डिज़ाइन किया गया है। इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर, इसमें मैसेज कर सकते हो। बाकी जो हमारा इनिशिएटिव चल रहा है CAPF-AC का है ना, फिर FCAT का, एक बार टेलीग्राम चैनल जाके चेकआउट कर लो, वहाँ पे पूरा इनिशिएटिव पता चल जाएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जितना भी अक्टूबर मंथ में 19 से 24 अक्टूबर में जितना भी न्यूज़ रहा है जो कि डिफेंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उसको कवर करते हैं। पहला है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। इसे ऑब्जर्व किए जाते हैं 20 अक्टूबर को। हर साल जो है 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व किए जाते हैं। ये जो है हर 5 साल में ऑब्जर्व होता है। जैसे कि एट प्रेजेंट का थीम अगर देखोगे तो है ड्राइविंग चेंज विथ क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा फॉर एवरीवन, ये इसका थीम रहा है। प्लस इसका पर्पस का बात करोगे टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलायबल, टाइमली एंड इंक्लूसिवली डाटा एंड स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि जितना एक्यूरेटली डाटा होगा उतना एक्यूरेटली जो है पॉलिसी मेकिंग हो सकता है ना। डिफरेंट फील्ड में डाटा का बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट में अकाउंटेबिलिटी यहाँ से हम लोग ठहरा सकते हैं। तो इसका पर्पस रहा है ये। फिर नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ये तो वर्ल्ड लेवल में हम लोग डिस्कस किए हैं कि 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व करते हैं। और हम लोग यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि इंडिया लेवल में मतलब नेशनल लेवल में कब सेलिब्रेट करते हैं। 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं, इसको याद रखना। फर्स्ट टाइम 2007 में इसे सेलिब्रेट किए गए थे। बाकी ये जो है किसके ओकेशन में जो है प्रोफेसर प्रशांता चंद्र के जो है बर्थ एनिवर्सरी में इसको नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इसे ऑब्जर्व किए जाते हैं। ऑर्गेनाइज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। जो कि एट प्रेजेंट 2025 का थीम रहा है 25 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, ये इसका थीम रहा है। बाकी इसका पर्पस के बारे में अगर देखे जाओगे टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इन नेशन बिल्डिंग एंड टू हॉनर द वर्क ऑफ द PC महानोबिस इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स डेवलपमेंट। क्योंकि वही प्रीवियस स्लाइड में भी बताया कि जितना ज़्यादा एक्यूरेटली डाटा होगा उतना ज़्यादा जो है टारगेटेड ग्रुप के लिए हम लोग पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। तो ये पहला न्यूज़ रहा है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, इन द स्टेट माइनिंग रेडीनेस इन इंडेक्स, जो कि 2025 के लिए अभी रिलीज़ हुआ है, जिसमें से मध्य प्रदेश स्टेट हैज़ सिक्योर द टॉप रैंक इन द मिनरल रिच कैटेगरी। अब देखो मिनरल जो है, मिनरल का भी यहाँ पे कैटेगरी है, रिच का आता है, फिर मिडिल कैटेगरी आता है, फिर लोअर कैटेगरी आता है। तो स्टेट माइनिंग रेडीनेस रिसर्च जो कि इसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किए हैं। क्लियर है, 2025 के लिए इसे जो है रिलीज़ किए गए हैं। और इसका जो पर्पस है कि टू बेंचमार्क इंडियन स्टेट ऑन माइनिंग सेक्टर रेडीनेस फॉर द नॉन कोल मिनरल। ठीक है, नॉन कोल मिनरल मतलब रिन्यूएबल एनर्जी या फिर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से यूज़ हो रहा है, जैसे कि सोलर एनर्जी का बात कर लो, है ना, टाइडल एनर्जी का बात कर लो, इसका बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये समझ आ गया। तो देखो स्टेट को यहाँ पे कैटेगराइज किए जाते हैं 3 कैटेगरी में। ठीक है, पहला कैटेगरी क्या होता है जिसमें से मिनरल रिच स्टेट। सेकेंड कैटेगरी जो है कैटेगरी B, इसमें से मॉडरेटरी जो होता है मिडिल लेवल में, उसका बात करते हैं। कैटेगरी C आता है जिसमें से लोअर इंडोरमेंट स्टेट को रखे जाते हैं। थोड़ा अब 2025 का जो इंडेक्स आया है इसमें से जो है कैटेगरी 1 में मध्य प्रदेश टॉप में रहे, सेकंड राजस्थान है, थर्ड जो है गुजरात है। कैटेगरी B में गोवा है पहले नंबर में, फिर यूपी है, फिर असम है। कैटेगरी C का अगर बात करोगे तो पंजाब है, झारखंड है, फिर त्रिपुरा है। ठीक है, तो ये इस जो इंडेक्स हैं जिसे पब्लिश किए गए हैं 2025 लेवल में। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम ताफ्तान वोल्केनो, जो कि अभी इरप्शन देखने को मिला है। ये लोकेटेड कहाँ पे है, ईरान में इसका लोकेशन है। ठीक है, ये स्टेटो वोल्केनो का एक टाइप है, कंपोजिट वोल्केनो का एक टाइप है। जो हम लोग वोल्केनो जब कवर करते हैं तो उस वोल्केनो को जब हम लोग वहाँ पे थ्योरी कवर किए हैं, अब यहाँ से लिंक कर पा रहे हो, है ना। अब यहाँ से इजीली लिंक हो जाना चाहिए।
ठीक है। लोकेशन का बात करोगे तो ये ईरान में पड़ता है, कंपोजिट वोल्केनो का एक टाइप है। समझ आ गया। फिर यहाँ पे जो है नेक्स्ट न्यूज़ है कि दालमा मास्कोट रहे हैं, है ना। मास्कोट क्या रहे हैं इसमें, दालमा रहे हैं फॉर 2025 साउथ एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप, जिसे हेल्ड किए गए हैं झारखंड में। झारखंड में जो SAAF है, साउथ एशियन एथलीट चैंपियनशिप, जिसे झारखंड में हेल्ड किए गए थे, और इसका मास्कोट रहा है दालमा। ठीक है, याद रहेगा। तो जो अभी एडिशन रहा है ये 4th एडिशन रहा है, 24 से 26 तक इसको हेल्ड करेंगे। वेन्यू जो है रांची रहा है झारखंड। बाकी जो साउथ एशियन एथलीट फेडरेशन के बारे में अगर थोड़ा डिस्कस करें, जो कि इसी के द्वारा जो है इस चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो ये गवर्निंग बॉडी है जिसे 1993 में इस्टाब्लिश किए गए थे। टोटल मेंबर का बात करोगे तो 8 यहाँ पे टोटल मेंबर हैं, और इसका प्रेसिडेंट है डॉक्टर ललित के भनोत, ये इसका प्रेजेंट प्रेसिडेंट रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। निर्मल कुमार मिंदा इसे अपॉइंट किए गए हैं एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोकम, है ना, ASSOCHAM, इसे शॉर्ट में हम लोग एसोकम बोल रहे हैं। इसका जो है न्यू प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट किए गए हैं। कौन है, निर्मल कुमार मिंदा है। तो इसी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एसोकम है क्या। ठीक है, इसे इस्टेब्लिश किए गए हैं 1920 में। ये एक अपेक्स इंडस्ट्री चैम्बर या फिर नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। जैसे कि ग्लोबल लेवल में WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, WTO है। सेम इंडिया के लेवल में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि अपेक्स इंडस्ट्री चैम्बर है या फिर नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, जिसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में है, और ये पूरा नेशन वाइड कवर करते हैं, होल इंडिया को यहाँ पे कवर करते हैं। और प्रेजेंट जो है करंट प्रेसिडेंट जिसे अपॉइंट किए गए हैं निर्मल कुमार मिंदा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नीति आयोग ने अभी लॉन्च किए गए हैं वी राइज इनिशिएटिव। क्या है ये वी राइज इनिशिएटिव, तो वी राइज इसका मतलब होता है वुमेन इंटरप्रेन्योर रीइमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। इसे जो है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, फिर इसका टारगेटेड ग्रुप और इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, ये डिस्कस करते हैं अब। इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि जितना भी MSME सेक्टर में वुमेन है उसको एम्पावरमेंट करना है, वुमेन लेड MSME यहाँ पे रन करना है, ये इसका मेन जो है ऑब्जेक्टिव है। प्लस एक्सपोर्ट रेडी एंड इंटीग्रेट देम इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन में, है ना, ग्लोबलाइजेशन का टर्म है। जो ग्लोबलाइजेशन है वहाँ पे वुमेन को यहाँ पे एम्पावरमेंट करना है, ये इसका एम है। प्रोवाइड करना मेंबरशिप, एक्सेस टू लॉजिस्टिक्स, मार्केट कैपेबिलिटीज़, ब्रांडिंग, कंप्लायंस सपोर्ट, ये सब चीज़ जो है इसका की ऑब्जेक्टिव है। टारगेटेड ग्रुप का बात कर लिए है इसी में, इसका ऑब्जेक्टिव में, कि जो MSME में है ना, माइक्रो स्मॉल जो है MSME में जो वुमेन लेड एम्पावरमेंट होना है, वो इसका जो है टारगेटेड ग्रुप रहा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि वुमेन लेड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन इंडिया विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल, ये इसका टारगेटेड ग्रुप रहा। टारगेटेड ग्रुप है बोल सकते हो, इसे कौन लॉन्च किए गए हैं, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो इसी को समझते हैं कि नीति आयोग है क्या। नीति आयोग एक गवर्नमेंट का पॉलिसी बाइंडिंग या फिर पॉलिसी मेकिंग एक थिंक टैंक बॉडी है। क्लियर है, पहले इसका नाम प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किए गए हैं। एट प्रेजेंट का बात करोगे तो एट प्रेजेंट ये नीति आयोग है। इसका जो हेड क्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है, और इसका चेयरमैन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ही हो जाता है। समझ आई ये चीज़ नीति आयोग के बारे में। अच्छा, इसे फॉर्म किए गए थे 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ये भी थोड़ा माइंड में रखना है। फिर 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो कि हेल्ड किए गए हैं चंडीगढ़ में। एडिशन थोड़ा हो सके तो इसको याद भी रख सकते हो, है ना, कहाँ पे, चंडीगढ़ में 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हेल्ड किए गए हैं, जिसे 6 से 9 दिसंबर हेल्ड किए जाएंगे। ठीक है, 11th एडिशन रहेगा इसका, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। और इसका जो थीम है वो है विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत, थीम बेस्ड आता है ना, तो थीम को याद रखोगे यहाँ पे। इसका जो ऑर्गेनाइजर है या फिर पार्टनर है, ऑर्गेनाइज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन कोऑर्डिनेशन विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एंड द साइंस मूवमेंट इन विजन भारती। तो इसका ऑर्गेनाइजर है या फिर पार्टनर बोल सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज़ है, रिसेंटली इन न्यूज़ द मरकांदा रिवर
ये जो है ये न्यूज़ में रहा है, ये रिवर मरकांदा रिवर जो कि फ्लो होता है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में। देख लो इसका लोकेशन मरकांदा रिवर का, ये जो है मरकांदा रिवर जो कि यहाँ से एक जो कवर करता है हरियाणा स्टेट को और एक कवर करता है हिमाचल स्टेट को, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को। तो जो कि नदर्न इंडिया में फ्लो होते हैं। इसका ओरिजिन जो है शिवालिक हिल से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश से, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर इसका लेंथ रहता है। ये ट्रिब्यूटरी है घाघर रिवर का, ठीक है, घाघर रिवर का ये ट्रिब्यूटरी है और मेजरली जो है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा इसी को ये कवर करके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अब, एज पर द ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 6 रैंक इन द रैंक ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। मतलब जो इंडिया का एयरफोर्स का जो पावर है वो वर्ल्ड वाइड 6 रैंक में रखा हुआ है, 6 रैंक है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग, ठीक है। तो 6 रैंक है, याद रखना है। और मोस्ट पावरफुल का अगर बात करोगे तो यूएस फर्स्ट नंबर में है, फिर यूनाइटेड स्टेट जो नेवी है ये सेकेंड नंबर में है, फिर रशियन एरोस्पेस फोर्सेस ये थर्ड नंबर में है, और फोर्थ नंबर में यूनाइटेड नेशन आर्मी एविएशन है, ठीक है। तो टॉप का अगर 3 भी याद रहेगा तब भी चलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है अब, मोहन बेगम है ना, मोहन बेगन सुपर गेन इन्होंने वॉन किए हैं IFA शील्ड टाइटल। तो ये जो शील्ड टाइटल है वॉन किए गए हैं, इसको भी याद रखोगे। है क्या IFA शील्ड? ये जो है नेशनल लेवल फुटबॉल कंपटीशन होता है जो कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा। इसे फॉर्म किए गए थे 1893 में, ठीक है। बाकी अगर इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन के बारे में अगर डिस्कस करें जो कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ये जो टाइटल है इसी के द्वारा ही दिए जाते हैं। इसका शॉर्ट एब्रीवेशन होता है IFA, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे 1893 में ऑर्गेनाइज किए गए थे, फाउंडेड किए गए थे। इसका हेड क्वार्टर एट प्रेजेंट जो है कोलकाता वेस्ट बंगाल में पड़ता है। जुरिस्डिक्शन इसका वेस्ट बंगाल ही है, ठीक है, ये समझ आ गया। चलो बाकी ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट का बात करोगे तो IFA शील्ड हो गया, कलकत्ता फुटबॉल लीग हो गए, फिर जितना भी वेरियस यूथ टूर्नामेंट होता है ये सब टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इसी के द्वारा, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है अब द स्टेट ऑफ द फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 के लिए रिपोर्ट जो है रिपोर्ट रिलीज किए गए हैं फॉर फर्स्ट टाइम, जिसे लॉन्च किए गए हैं UNEP के द्वारा। नाम क्या है इस रिपोर्ट का? स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025, UNEP के द्वारा इसे लॉन्च किए गए हैं। और इस रिपोर्ट में ये बताए हैं कि जो वैल्यू है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट में जो फाइनेंस का वैल्यू है 2023 में कितना है, 84 बिलियन US डॉलर बताए हैं, और 2023 तक टारगेट किए गए हैं 300 बिलियन डॉलर का। इतना हमें जो है स्टेट में क्या करना, पूरा जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे फाइनेंसेस करना है। यहाँ पे नोट भी किए गए हैं कि इन्वेस्टमेंट मस्ट इंक्रीज टू मीट क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी एंड द रिस्टोरेशन गोल, ये इसका मेन एम रहा है, ठीक है। बाकी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में अगर बताएं, इसके बारे में अगर डिस्कस किए, क्योंकि इसी के द्वारा जो है इस जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसे रिलीज़ किए गए हैं। इसका जो एब्रीवेशन होता है UNEP, जो कि फाउंड किए गए थे 5 जून 1972 को, और ये जो है इसका एट प्रेजेंट जो हेड क्वार्टर है ये केन्या में पड़ता है, नैरोबी केन्या में UNEP का हेड क्वार्टर है ना, जो एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का। मेन जो है यूनाइटेड नेशन का 6 ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, UNEP है, जिसका मिशन है कि टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड इनकरेज पार्टनर इन केयरिंग फॉर द इन्वायरमेंट बाय इंस्पायरिंग इन्फॉर्मिंग एंड इनेबलिंग नेशन एंड पीपल टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दैट फ्यूचर जनरेशन। ये इसका जो है मेन एम रहा है कि जितना भी इन्वायरमेंटल लेवल में कंसर्न है, इन्वायरमेंटल का प्रोटेक्शन करना है ना, उसके लिए कैसा फंडिंग चाहिए, किस तरीके से सस्टेन करना है, ये सब चीज़ जो है जो जिम्मेदारी है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये यूनाइटेड नेशन जो है इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का है, ठीक है, समझ आ गया ये चीज़। नेक्स्ट जो है रिंकॉन दे ला वेजा, ये वोल्केनो का नाम है, ये जो है लोकेटेड कहाँ पे है, कोस्टा रिका में लोकेटेड है, जो कि प्रेजेंटली ये न्यूज़ में रहा है। देख लो कहाँ पे है इसका लोकेशन, कोस्टा रिका का। ये देखो ये कैरिबियन सी है। अब कैरिबियन सी से जस्ट वेस्टर्न साइड में अगर देखोगे है ना, या फिर पैसिफिक ओशन के जस्ट ईस्टर्न साइड में देखोगे तो हमें देखने को मिलेगा कोस्टा रिका का, क्लियर है। फिर नीचे अगर बात करोगे तो जो सदर्न है या फिर नॉर्थ पनामा की जगह पड़ता है ये, ठीक है।
चलो, तो इसके बारे में कुछ यहाँ पे हैं। जो वोल्केनो अभी इरप्शन हुआ है, स्टेटो वोल्केनो का एक एग्जाम्पल होता है, और इसका जो है एलिवेशन भी दिया है, 1916 मीटर का एलिवेशन है, ठीक है। प्लस इल्कोनो वेल्कोनो जो कॉम्प्लेक्स वोल्केनो का एक एग्जाम्पल होता है, और 2023 में इसका लास्ट इरप्शन देखने को मिला है। बस इसका जो है लोकेशन याद रखना कि है कहाँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ है द सीता इनिशिएटिव टू काउंटर डीप फेक्स एंड इनहेंस आधार ऑथेंटिकेशन। इसे लॉन्च किए गए हैं बाय UIDAI के द्वारा, जो कि आधार कार्ड जो इशू करते हैं ना UIDAI, इसी के द्वारा SITTA सीता स्कीम या फिर इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। जितना भी डीप फेक्स हो रहे हैं, है ना, जितना भी आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। इसका जो फुल नेम है स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार, जिसे लॉन्च किए गए हैं UIDAI, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे लॉन्च किए गए हैं 16 अक्टूबर 2025 को। ये जो स्कीम है इसे लॉन्च किए गए हैं। इसका जो है नोडल एजेंसी जो है मैती आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जितना भी डीप फेक्स हो रहे हैं, देखो यहाँ पे, टू प्रमोट इंडिजीनियस इनोवेशन इन आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी को यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है, ऑथेंटिकेशन एंड स्ट्रेंथन करना है आधार सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को अगेंस्ट डीप फेक्स एंड स्पूफलिंग थ्रेड्स के रेस्पेक्ट से, ठीक है। तो ये इसका जो है मेजर ऑब्जेक्टिव रहे हैं। बाकी की फोकस एरिया का बात करोगे तो काउंटरिंग डीप फेक्स, AI जनरेटिंग स्फिंग, फिर इन द प्रेजेंटेशन अटैक्स, इन द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ये जो है इसका कुछ की फोकस एरिया रहा है, ठीक है। बाकी इसका कुछ कंपोनेंट के बारे में अगर डिस्कस किए तो फेस लाइवली, है ना, लिवनेस डिटेक्शन, ये इसका जो है मेन कंपोनेंट है। जैसे कि प्रिवेंट फोटो वीडियो मास्क बेस्ड स्फिंग, है ना, स्पूफिंग, फिर प्रेजेंटेशन अटैक डिटेक्शन हो सकता है, या फिर कॉन्टेक्टलेस फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन है। ये इसका जो है कुछ मेन कंपोनेंट हैं, या फिर मेन इसका चैलेंजेड ट्रैक्स हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। देखो अब इस इनिशिएटिव को लॉन्च किए गए हैं UIDAI के द्वारा, ठीक है, जो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे इस्टेब्लिश किए गए हैं 28 जनवरी 2009 को। और ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कुछ एक्ट के थ्रू, है ना, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कुछ एक्ट के थ्रू लॉन्च किए गए हैं, है ना, वहीं से पारित किए गए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बोलते हैं। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। लीगल स्टेटस वही है जो बता दिया हूँ, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ते हैं, और अमित अग्रवाल इस प्रेजेंट इसका CEO हैं एज ऑन 2025, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला न्यूज़ है, ये जो कोलम आदिवासी हैं ये अभी न्यूज़ में देखने को मिला है, जो कि मोस्टली जो है तेलंगाना हो गया, है ना, सदर्न इंडिया में तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे इसका जो है लोकेशन देखने को मिलता है। और ये जो है वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। कौन सा ट्राइब, कोलम ट्राइब। मेजर कंसंट्रेशन एरिया यही बता दिया, महाराष्ट्र, है ना, फिर साथ पे तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। कोलामी इसका लैंग्वेज है, और इसका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन अगर देखो जाओगे तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, जो कलेक्शन करते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, हंटिंग गैदरिंग, ये जो है मेजर इसका जो है ऑक्यूपेशन रहा है, ट्रेडिशनली यही चल रहा है इसके रिस्पेक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं, जो कि हैं सनई तकैची। ये जो है जापान का फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, इलेक्टेड किए गए हैं। अब देखो जापान का लोकेशन यहाँ पे देखो, ये तो रहा रशिया, है ना, रशिया के साथ जो है ये सी ऑफ जापान, यहीं पे जो है जापान का पूरा लोकेशन देखने को मिलता है, ठीक। बाकी जो है ईस्ट एशिया में पड़ते हैं। जापान के बारे में देखे जाओगे तो टोक्यो इसका कैपिटल है। टेरन माउंटेनियस एरिया देखने को मिलेगा, लिमिटेड अरेबल लैंड है, क्योंकि पूरा जो है ओल्केनिक से फॉर्मेशन हुआ है। अब ओल्केनो से फॉर्म हुआ है तो वहाँ पे माउंटेन डेवलपमेंट इजीली देखने को मिलता है। माउंटेन डेवलपमेंट के साथ प्लाटू हो गया है ना, प्लाटू है, माउंटेन डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। उसी के साथ जो है माउंटेनियस है, इसका मतलब वहाँ पे जो है फर्टाइल लैंड तो नहीं होगा, ठीक है। क्लाइमेट के बारे में अगर देखोगे तो टेम्परेट ही देखने को मिलता है, टेम्परेट टू सब आर्कटिक क्लाइमेट होता है। 4 डिस्टिंक्ट जो सीज़न होता है, और वहीं से जो है टाइफून जैसे
टाइफून मतलब यहाँ पे साइक्लोन बोल सकते हो। अर्थक्वेक यहाँ पे इमर्जेंस देखने को मिलता है। मेजर रिवर यहाँ पे लिखा गया है। प्लस वोल्केनो का बात करोगे तो जो रिंग ऑफ फायर है उसमें आता है जापान, और रिंग ऑफ फायर की वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोल्केनो देखने को मिलते हैं। वोल्केनो के साथ साथ अर्थक्वेक देखने को मिलता है। जो माउंट फिजी हैं जो कि एक्टिव वोल्केनो के नाम से जाने जाते हैं, या फिर एक्टिव वोल्केनो के एक एग्जाम्पल हैं, जो कि एक फेमस वोल्केनो है रिंग ऑफ फायर के रेस्पेक्ट में या फिर जापान के रेस्पेक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है कायका सेतु पोर्टल, इसे लॉन्च किए गए हैं कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कर्नाटका स्टेट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, और इसका जो पर्पस है कि कनेक्ट करना ग्रेजुएट विथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अलाइन टू देयर क्वालिफिकेशन। जिस तरीके से क्वालिफिकेशन है उस तरीके से उसको जॉब प्रोवाइड करना, ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट है इसके द्वारा जो है कायका सेतु पोर्टल को लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, चलो ये न्यूज़ को थोड़ा याद रखना है। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ है रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम, इसे लॉन्च किए गए हैं बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, दोनों के द्वारा जॉइंट वेंचर से रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम इसे लॉन्च किए गए हैं। इसका जो है इंस्टीट्यूशनल कोलाबोरेशन करेंगे, उसके साथ इंस्पिरेशन के साथ फ्यूचर एक्सपांसन, रिसर्च के फील्ड में फ्यूचर एक्सपांसन कैसे होगा, इस सब चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो इस इनिशिएटिव को लॉन्च किए गए हैं इंडिया और यूके के द्वारा। ठीक है, बाकी जो है श्रीनिवास रामानुजन, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 1887 से 1920 के बीच रहा है इसका जीवन, और इसका जो नेशनलिटी इंडियन है। ये जो है मैथमेटिक्स फील्ड से ये डिनोट करते हैं, और इसका कुछ फीचर्स वर्क देखोगे तो नंबर थ्योरी, इन्फिनिटी सीरीज हो गया, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, मैथमेटिकल एनालिसिस, मॉडुलर फॉर्म एंड पार्टीशन, इस सब चीज़ में इसका मेजर वर्क रहा है, क्योंकि बिलोंग ही कर रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है अब इंडिया रैंक हासिल किए गए हैं 155 इन द 2025 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रिजिलियंस इंडेक्स में। इंडिया का रैंक रहा है 155 है। क्या ये जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रिजिलियंस इंडेक्स ये है क्या, पहले इसी को डिस्कस करते हैं। इसका जो पर्पस है कि टू एक्सेस द रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ऑफ द कंट्रीज फॉर इन्वेस्टमेंट बाय मेजरिंग रिस्क एक्सपोजर एंड रिजिलियंस कैपेसिटी, कितना अट्रैक्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट को बाय द फॉरेन इन्वेस्टर, उसको यहाँ पे जो है रैंक करना है ना, उसको इंडेक्स देना, प्लस कितना यहाँ पे रिस्क है, कितना यहाँ पे रिजिलेंट कैपेसिटी है, इन सब चीज़ को देखते हुए रैंक यहाँ पे डिवाइड करना, ये इसका मेन एम है, जो कि हेनरी एंड पार्टनर इसके द्वारा जो है इसको डेवलप किए जाते हैं, यही डेवलपर हैं। 2025 में इसका फर्स्ट जो है एडिशन पब्लिश किए गए हैं। ठीक है, बाकी कुछ पिलर के बारे में बात करोगे तो एक तो रिस्क का पिलर आता है, और दूसरा आता है रिजिलियंट, कि कितना यहाँ पर रिस्क है, चाहे जियोपॉलिटिकल के रेस्पेक्ट में ले लो, इकोनॉमिक के रेस्पेक्ट में ले लो, क्लाइमेट रिस्क के रेस्पेक्ट में ले लो, और कितना रिजिलियंट है, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर जो है यहाँ आके अडॉप्ट कर सकते हैं, इसका जो है रिजिलियंट को बताते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे 13 इंडिकेटर हैं, 13 इंडिकेटर के साथ 5 मेजरिंग रिस्क आते हैं, और उसमें जो है 8 मेजरिंग रिजिलियंट आते हैं। क्लियर है, ये समझ आ गया। बाकी जो इनसाइट प्रोवाइड अगर बात करोगे तो ये यही तो बताता है कि कितना रिस्क है, कितना रिजिलेंट है। आइडेंटिफाइड लो रिस्क हाई रिजिलेंट कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाता है कि कंट्री आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे हमें जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर हाईलाइट इमर्जिंग मार्केट जिसे रिजिलेंट उसको प्रोवाइड हो सके। ट्रैक ट्रेंड इन ग्लोबल इकोनॉमी एंड जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसका जो है इनसाइट ये प्रोवाइड करता है, जिससे इन्वेस्टर को यहाँ पे इजी हो जाते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी जो टॉप कंट्री का अगर बारे में बात करोगे, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रिजिलेंट इंडेक्स 2025 में रिलीज़ किए गए हैं, तो सबसे पहले आता है स्विट्ज़रलैंड, जहाँ का अगर बात करोगे जो ग्लोबल इंडेक्स इन्वेस्टमेंट रिस्क और रिडक्शन है या फिर रिजिलियंट है, ये बहुत कम है, रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कम है। स्विट्ज़रलैंड पहले नंबर में आते हैं, सेकंड में डेनमार्क हैं, थर्ड में नॉर्वे आते हैं, फोर्थ में यहाँ पे सिंगापुर आते हैं। ऐसे ही करके 155 रैंक आता है इंडिया का। ठीक है, 155 रैंक आता है इंडिया का। चलो नेक्स्ट देखते हैं 2025 ईस्ट एशिया समिट, जो कि मलेशिया में हेल्ड हुआ है। 25 का ईस्ट एशिया समिट मलेशिया में हेल्ड है। क्या है ये ईस्ट एशिया समिट? इसे 2005 में इस्टेब्लिश किए गए हैं, और ये हर 5 साल में
ये हर साल इसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। पार्टिसिपेट कंट्री के बारे में अगर देखोगे तो 18 कंट्री हैं। उस 18 कंट्री में आसियान मेंबर हैं। अभी एट प्रेजेंट का बात करोगे तो 10 आसियान मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और एक है वियतनाम। ये 10 कंट्री हैं आसियान मेंबर, प्लस जितना भी और 8 जो नॉन आसियान मेंबर हैं। बाकी जो बच गया वही ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान। याद रखना जो आसियान मेंबर इंडिया नहीं है, इंडिया जो है आसियान मेंबर यहाँ पे नहीं है। इसका पर्पस यही कि प्रमोट करना है डायलॉग ऑन पॉलिटिकल लेवल में, पॉलिटिकली स्टेबल रखना है, सिक्योरिटी रिलेटेड जितना भी कंसर्न है उसको यहाँ पे मिटिगेट करना है। इकोनॉमिक इशू है, चाहे रीजनल का बात कर लो चाहे ग्लोबलाइजेशन का बात कर लो, वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करना है। ये इसका मेन एम है। ठीक है। नेक्स्ट है इसका अगर ऑब्जेक्टिव का बारे में बात करोगे तो रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पॉलिटिकल डायलॉग करना, जो बताया हूँ वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, समझ आ गया। चलो, तो जो 2025 का ईस्ट एशिया समिट जो ऑर्गेनाइज किए गए थे मलेशिया में, जो कि 26 से 28 अक्टूबर ऑर्गेनाइज कौन किए हैं? आसियान के द्वारा, और इसे इस्टेब्लिश किए गए थे 2005 को। ठीक है, तो अबाउट आसियान अभी ही डिस्कस किए हैं कि कौन कौन से मेंबर हैं। ठीक है, प्लस इसका जो फाउंडिंग मेंबर देखोगे तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये इसका फाउंडिंग मेंबर है। और इसे फाउंड किए गए थे 1967 का। इसका जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो इसका हेड क्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है, और इसका जो है ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, चलो ये तो रहा इसके बारे में, आसियान नेशन के बारे में। नेक्स्ट जो है इंडिया रैंक 4th इन दी मेडल टैली आफ्टर दी आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल। जो आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल 2025 हुआ है उसमें जो इंडिया का रहा है रैंक वो है 4th रैंक। क्या है आर्चरी वर्ल्ड कप 2025? ये जो है 29 एडिशन रहा है। वर्ल्ड आर्चरी इसको ऑर्गेनाइज किए गए थे 8 अप्रैल से अक्टूबर 19 तक ये ऑर्गेनाइज हुआ है। बहुत लंबा टाइम रहा है यहाँ पे। कैटेगरी जो है रिकर्व मेन एंड वुमेन के लिए, और एक होता है कंपाउंड जो कि मेन और वुमेन के लिए। इसका कैटेगरी है, जस्ट कैटेगरी है। तो ये भी जो है क्या बोल सकते हैं इसको, स्टेट वाइज फेजेस वाइज में इसको किए जाते हैं। क्योंकि खुद देखो यहाँ पे अप्रैल 8 से स्टार्ट हो रहे हैं और 19 अक्टूबर तक जा रहा है, मतलब बहुत टाइम का गैप है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है। तो इसे स्टेज वाइज फेज वाइज इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कि स्टेज 1 जो है अप्रैल 8 से 13 में हुआ है यूएसए में, स्टेज 2 जो है चाइना में हुआ है, स्टेज 3 जो है टर्की में हुआ है। सेम जो फाइनल देखे जाओगे, फाइनल जो कि चाइना में यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और डिफरेंट सीज़न में इसको ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कि रिकर्व वुमेन सीज़न है, ठीक है, जो कि यूएसए होस्ट के कंट्री, रिकर्व वुमेन, फिर कंपाउंड मेन और कंपाउंड वुमेन, इस तरीके से इसको एज सीज़न वाइज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया का अगर परफॉर्मेंस देखोगे इस फील्ड में तो स्टेज 2 जो है इसमें से 7 मेडल इंडिया ने हासिल किए हैं। स्टेज 3 में वुमेन टीम रीच्ड क्वार्टर फाइनल। ठीक है, बाकी जो फाइनल है, फाइनल मैच जो हुआ है जो कि चाइना में ऑर्गेनाइज किए गए थे, ज्योति सुरेखा जो हैं इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे वॉन किए हैं, ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीते हैं फाइनल मैच में, जो कि कहाँ पे कंडक्ट किए गए थे? चाइना में। ठीक है, समझ आया। जो वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन है जिसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इसका जो है फॉर्मल नेम था फेडरेशन इंटरनेशनल, इसका फॉर्मल नेम था। एट प्रेजेंट जो है वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन है, जो कि फाउंड किए गए थे 1931 में। इसका जो हेड क्वार्टर है ये स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच इसका जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसका जो पर्पस वही है कि जितना भी आर्चरी वर्ल्ड वाइड है उसको कैसे गवर्न कर सके, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है ना। जो आर्चरी ग्लोबली है उसको कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। फिर जो है ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक आर्चरी है, इसको ऑर्गेनाइज करना, ये सब चीज़ जो है इसका मेन पर्पस है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन का। नेक्स्ट है मेसी हैज़ वॉन किए हैं MLS गोल्डन बूट अवार्ड, जिसे गिवन किए जाते हैं इन दी फील्ड ऑफ फुटबॉल। तो फुटबॉल फील्ड के रेस्पेक्ट में इसको दिए जाते हैं। तो इसको जो मेसी हैं इन्होंने वॉन किए हैं। ठीक है, तो जो MLS गोल्डन बूट हैं जो कि प्रेजेंटेड किए जाते हैं बाई RD के द्वारा, अवार्डेड एनुअली टू मेजर लीग है ना, टू मेजर लीग लीडिंग ग्लोबल स्कोर ड्यूरिंग दी रेगुलर सीजन।
तो जस्ट याद रखना कि किसके द्वारा दिए गए हैं, किसे इस अवार्ड को मिले हैं और कौन सा फील्ड से ये डिनोट करते हैं, ये बस यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम। बेस्टू वराह इज़ सेलिब्रेटेड एज अ न्यू ईयर फॉर गुजराती कम्युनिटी। गुजराती कम्युनिटी में इसको न्यू ईयर के रेस्पेक्ट में सेलिब्रेट करते हैं, यही इसका न्यूज़ रहा है। ठीक है, बाकी अदर नेम के बारे में बात करोगे तो गुजराती न्यू ईयर के नाम से जाने जाते हैं, जो कि जैसे ही दिवाली ख़त्म होता है ना, डे आफ्टर दिवाली यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं ये बेस्टू वराह। सिग्निफिकेंस जो है वही कि मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, कल्चरल रिन्यूअल, ब्लेसिंग फॉर द प्रोस्पेरिटी, ये सब चीज़ यहाँ पे देखे जाते हैं। चलो अगला न्यूज़ देखते हैं कि 600 करोड़ बजट सेट फॉर द कपास क्रांति मिशन, और इसे लॉन्च किए गए थे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्या है कपास क्रांति मिशन? इसे अक्टूबर 2025 में लॉन्च किए गए थे। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री इसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इसका जो कुछ की फीचर्स एरिया है या फिर ऑब्जेक्टिव रहा है कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन होना है कपास के फील्ड में, डिजिटल प्रोक्योरमेंट होगा कपास का, फार्मर ट्रेनिंग देंगे कपास के रेस्पेक्ट से कि कैसे प्लांटेशन करना है, कैसे उसको कल्टीवेशन करना है ना, विथ साइंटिफिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस के साथ, है ना। जो प्रिमिटिव चल रहा है उसको छोड़ के जो साइंटिफिक है, जिसमें ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिलेगा, ज़्यादा इफ़िशेंसी देखने को मिलेगा, उसको यहाँ पे एडॉप्ट करना है। तो ये तो रहा जो है कपास क्रांति मिशन। ठीक है, जिसे ऑर्गेनाइज किए गए थे, ऑर्गेनाइज नहीं बोलना चाहिए, इसको लॉन्च किए गए हैं यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो ये तो रहा जितना भी 19 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच वीकली में जितना भी करंट अफेयर्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे डिफेंस एग्जाम ओरिएंटेड, उसको हम लोगों ने डिस्कस किए। इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।